Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है हमारे पास 20 सितंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज के इस न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आज कुछ खास न्यूज़ इसमें है नहीं वैसे, ठीक है। चलो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड पर देखते हैं। सबसे पहले एनआरसी, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फॉरेन ट्रिब्यूनल करके दे रखा है ये, ठीक है। अभी क्या होता है, आपने एनआरसी का मुद्दा बहुत सुना होगा जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। उससे पहले ये एनआरसी बहुत ज़्यादा जो है वो आतंक पर आ चुका था, मतलब इतना ज़्यादा इसको लेकर प्रोटेस्ट वगैरह किए जा रहे थे। तो आज मैं आपको एनआरसी के रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो सबसे पहले जो आर्टिकल बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, आर्टिकल ये बोल रहा है कि एनआरसी को लेकर आसाम के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसके अंदर फॉरेन ट्रिब्यूनल को जो है अपॉइंट किया गया है कि वो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उनको एक्सरसाइज करने के लिए। ना तो पॉइंट इज कि ये एनआरसी क्या होता है और ये हमारे इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है और ये कॉन्सेप्ट कब से स्टार्ट हुआ। चलिए मैं आपको इसके बारे में नोट से आपको पढ़वाता हूँ। देखिए यहाँ पर आज 20 है और एनआरसी ये रहा। एनआरसी की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ये बोलूँगा कि हमारे भारत का एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें प्रत्येक नागरिकों का नाम लिखा हुआ है। अगर आपका नाम उसके अंदर नहीं है तो आपको देश से बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर आपका नाम है तो ये माना जाएगा कि आप हमारे देश के ही मेंबर हो। सर एक बात बताओ, अगर किसी के पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ये सब चीज़ें हैं, क्या तब भी उसका नाम नहीं होगा? ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि बाहर से कोई शरणार्थी आके उसने किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ें बनवा ली हो तो उसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। मतलब इसमें कई सारे रूल्स हैं। एक मोटा मोटी अगर मैं बोलूँ तो सिंपल ही बोलूँगा कि एक ऐसा रजिस्टर जिसमें अगर आपका नाम मेंशन है तो ही आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे, अदरवाइज आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं माने जाओगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा, यानी इंडिया की सिटीजनशिप आपको नहीं दी जाएगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जीएस पेपर नंबर 2 जो पॉलिटी का सेक्शन है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर हम एनआरसी के बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो बिल है ये एक्ट 1951 के अंदर पास किया गया था, जिसके अंदर क्या किया गया था कि विलेजेस लेवल पे या इंडिया के लेवल पे हमने चीज़ों को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया, जिसमें इंसान का नाम, पर्सन का वो कहाँ स्टे करता है, पर्सन का क्या ऑक्यूपेशन है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्या किया जाती थी, रिकॉर्ड की जाती थी। तो पहली बार ये एनआरसी को इंट्रोड्यूस किया था 1951 में, जब पहली बार हमारे सेंसियस की गई थी। तो आसाम वो पहला ऐसा स्टेट था जहाँ पर एनआरसी को लेकर सबसे पहले एक रजिस्टर को मेनटेन किया गया था। और यहाँ से अच्छा आसाम को ही क्यों, दिल्ली कलकत्ता को क्यों नहीं? क्योंकि देखो आसाम जो है ये बांग्लादेश के जस्ट बिल्कुल बगल में पड़ता है। आप कह सकते हो दोनों की बाउंड्री जो है वो सेम टच करती है, क्योंकि बांग्लादेश अब इंडिया का पार्ट तो है नहीं, बांग्लादेश तो एक अलग कंट्री बन गई। तो हुआ ये था कि बहुत सारे रेफ्यूजीज जो थे जो बांग्लादेश में रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था बांग्लादेश में उनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। बांग्लादेश अपने आप में इतना छोटा पार्ट है, इंडिया का ही तोड़ा हुआ एक पार्ट है, तो वो इंडिया से अलग रहकर ज़्यादा अच्छे से अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं करवा पाएंगे। तो कई सारी बांग्लादेशी लोग जो हैं वो भारत में वापस आ गए थे। जब वो भारत में आ गए तो एक तरह से वो रिफ्यूजीज से तो माने जाएंगे कि वो बांग्लादेशी लोग इंडिया में आ गए, और कुछ इंडियन लोग बांग्लादेश चले, वैसे बहुत कम हुआ था, बांग्लादेशी लोग इंडिया में ज़्यादा आए थे। तो अब आसाम के रास्ते से वो इंडिया में एंटर हो गए। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर वो एंटर हो भी गए तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना कि वो कितने लोग थे जिन्होंने एंट्री मारी है, कौन कौन वो लोग थे, उनका नाम क्या है, कहीं ऐसा नहीं भारत में आके वो कोई टेररिज्म एक्टिविटी को प्रमोट करे हो। क्योंकि अब फिलहाल बांग्लादेश हमारे भारत का पार्ट नहीं होता, एक अलग कंट्री है, तो हम उनको उसी नज़र से देखें जिस नज़र से हम बाकी कंट्रीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर उनको लेकर एक बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की गई और आसाम के रास्ते से क्योंकि इन्होंने जो एंट्री करनी है वो शुरू की, और ये बेसिकली जब डिवीज़न हुआ था तभी स्टार्ट हुआ था। तो 1951 के अंदर इसको जो है बनाया गया था। अब क्या हुआ था, इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट वगैरह किए गए। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि बार बार टाइम टू टाइम इसमें चेंज किए जाते हैं। अब चेंज क्यों किए जाते हैं? क्योंकि देखो बदलते मौसम के अनुसार हमें रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ था कि अभी जैसे आप जानते हैं कई सारे जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया में आके बस गए, तो इससे इंडिया वालों की जो जॉब है वो कम हो जाती है। इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी इंडिया वाले लोगों के लिए होनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी बाहर के लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि आपको अपने रजिस्टर पे नाम चेक करवाने के लिए या इंडिया का सिटीजनशिप लेने के लिए आपके पास एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए। जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इससे पता चला है कि आप कहाँ पर पैदा हुए, आपकी LIC पॉलिसी इंडिया में होनी चाहिए, रिफ्यूजीज़ का अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास होना चाहिए, लैंड एंड टेनेंसी रिकॉर्ड होना चाहिए, सिटीजन सर्टिफिकेट या पासपोर्ट वगैरह जो इंडिया में गवर्नमेंट इशू करती है वो होना चाहिए, बैंक की पासबुक या पोस्ट ऑफिस की भी कोई पासबुक परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस पे लिखा हो वो होना चाहिए, या अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इंडिया के क्या माने जाओगे, सिटीजनशिप यहाँ पर मान जाओगे। तो इस बात को लेकर ये पूरा मुद्दा उठाया और ये कहा गया है कि देखो सबसे पहले क्या था ना कि कई सारे आसामी लोग थे जो इंडिया में एंट्री मारना चाहते थे। हमने कहा कोई बात नहीं, आप एंटर हो सकते हो, अगर आपको लगता है आपके देश में वो सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है तो क्योंकि आप हमारे ही पार्ट हो तो कोई बात नहीं, आप इंडिया में शामिल हो जाओ। लेकिन
ये कहा गया था कि 1961 से लेकर 1971 तक जितने भी लोग आए हैं हम उनको क्या देंगे, इंडिया की सिटीजनशिप देंगे। लेकिन याद रखना कब, 1961 से 71 के दौरान जो लोग आए। तो ये बिल जब तक चला तब तक लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठा कि सर 1971 के बाद के जो लोग हैं क्या उनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर उसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई और इसी की देखा देखी में क्या हुआ, कई सारे लोग 1971 के बाद भारत में आने लगे। जब आने लगे तो उनका जो प्रकोप है और जो उनकी पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमें एनआरसी बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ा और हम चाहते हैं कि जितने शरणार्थी है उनको उनके देश भेजा जाए। और वैसे तो मोदी सरकार पता है क्या कर रही है, मोदी सरकार ये कह रही है कि अगर कोई रिफ्यूजीज़ इंडिया में आए तो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको सिटीजनशिप देना चाहते हैं। तो तभी तो ये ओबीसी वगैरह इतने सारे अपोजिशन में खड़े हुए थे कि जो हमारे भारत का बंदा है उससे कह रहे हो कि डॉक्यूमेंट दिखाओ, और जो बाहर का बंदा है उसके पास अगर डॉक्यूमेंट भारत के नहीं है तो उसके कह रहे हो कि हम डॉक्यूमेंट बना के उसको भारत की नागरिकता प्रोवाइड कराएंगे जिससे उनका वोट बैंक बढ़ जाए। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा था एनआरसी को लेकर, जहाँ पर कई सारे कॉलेजेस में प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। वो याद है एक स्लोगन बना था कि कागज़ नहीं दिखाएंगे करके एक स्लोगन था, तो ये इसी पर बेस्ड था। तो आई होप गाइस कि आपको एनआरसी का जो मुद्दा है वो समझ यहाँ पर आ गया होगा। अब जो बेसिकली न्यूज़ है वो क्या बोल रही थी कि आसाम के अंदर जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है तो इसके अंदर केस, अगर मान लो कोई ऐसा बंदा जो बाहर से आया है और वो उसके पास प्रॉपर कागज़ वगैरह नहीं है, तो जो भी केस फाइलिंग के प्रोसीडिंग होगी आसाम में वो कहाँ होगी, आसाम ट्रिब्यूनल के अंदर होगी। जैसे मैंने बताया ना, ट्रिब्यूनल छोटी छोटी कोर्ट्स होते हैं जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के काम को ईजी कर देती हैं अपने पास लेकर। तो इसमें एक्सपर्ट्स वगैरह लोग बैठते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी मुद्दे को लेकर क्या बहस यहाँ पर करनी चाहिए। तो यही आसाम ट्रिब्यूनल का मेन मतलब थीम था यहाँ पे। और बाकी आपको पता ही होगा 3-4 दिन पहले पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया था और नए जो चीफ मिनिस्टर बने हैं दैट इज़ चरणजीत सिंह। ठीक है, तो ये नए चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने। बाकी मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट को लेकर हमारे भारत का कौन सा संविधान है जो उनके राइट्स वगैरह के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका पेज नंबर 1 है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और आ रहा है पेज नंबर 1 में, दैट इज़ 1.2 लाख डेथ इन अ रोड एक्सीडेंट 2020 NCRB। अब पहले ना आप ये समझो आर्टिकल क्या कह रहा है। आर्टिकल ये कह रहा है कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सन 2020 के अंदर जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनमें लोगों की जो डेथ हुई है दैट इज़ 1,20,000। अगर हम पिछले कई सालों का रिकॉर्ड का डेटा को अगर हम कंपेयर करें तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी रोड में क्या होती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर हम पिछला डेटा उठा के देखें तो ऐसा हुआ था कि जो पिछले कुछ डेटा थे उनके अंदर थोड़ा सा डेथ रेट कम आया था। अगर हम देखें 2020 के अंदर तो लगभग 1,20,000 आ गया, लेकिन 2019 के अंदर 1,60,000 था। इसी तरह 2018 के अंदर 1,66,000 था। तो माना कि रेट कम है अगर आप पिछले 2 सालों से कंपेयर करो। लेकिन आप ये देखो पिछले साल तो रोड चल रही थी, 2020 में तो लॉकडाउन लगा हुआ था, बावजूद उसके 1,20,000 लोगों की डेथ हुई, तो बहुत सोचने वाली बात है। नो डाउट अगर आप रेट को कंपेयर करो 2020 में रेट कम हुआ है, लेकिन ये इतना भी नहीं होना चाहिए था, ये तो 100-200 होना चाहिए था, बट यहाँ भी लाखों में फिगर जा रही है। इसका मतलब रोड एक्सीडेंट को लेकर अभी भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने इतनी गाइडलाइंस बना रखी है, हेलमेट वगैरह के लेकर चालान कटे, लेकिन फिर भी लोग जो है अनसेफ्टी का यहाँ पर पालन करते हैं जिनके से रोड एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हो जाता है ना। तो पॉइंट लीजिए NCRB क्या है दोस्तों, ऑलरेडी मैं कई क्लास में बता चुका हूँ NCRB के बारे में, लेकिन चलो आज मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। NCRB की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। बेसिकली क्या करता है, ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट का डेटा होता है उसको रिकॉर्ड करने का यहाँ पर काम करता है। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में, और इसे 1986 में बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, ये अपने पास जितने भी क्राइम हो रहे होते हैं, जैसे रेप केस हो गया, आपका मर्डर हो गया, खून हो गया, और जो आपका रोड एक्सीडेंट हो गया, इस टाइप के जितने सीवियर केसेस होते हैं उनका डेटा ये रिकॉर्ड करता है और ये पता लगाता है कि पिछले 1 साल के अंदर भारत जैसे देश में क्या क्या हलचल पैदा हो रही है। तो ये सब काम किसका था, NCRB का था। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट यहाँ पर थी NCRB की, जिसके थ्रू ये पाया गया कि लॉकडाउन के टाइम भी सन 1,20,000 लोग जो हैं उनकी क्या हुई, रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, जो कि बहुत सोचने वाली बात है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी इतना बड़ा आंकड़ा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, फिर आगे चले यहाँ पर, तो हिंदी गेन ड्यू टू डेमोग्राफिक शिफ्ट। अब आप जानते हैं जैसे भारत की जो भाषा है, मेन जो भाषा है वैसे तो संस्कृत है, लेकिन अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है। दोस्तों बता दूँ, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो वर्ल्ड के 5वें नंबर पर आती है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाले भाषाओं के अंदर। अब हिंदी को क्या हुआ है कि यहाँ पर हम हिंदी को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। दोस्तों मैं बता दूँ, हिंदी भारत में नहीं बल्कि बाकी कई कंट्री में बोली जाती है, जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, और इवन सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया का कौन सा देश, दुबई के अंदर, क्योंकि दुबई के अंदर मोर देन 80% पॉपुलेशन बाहर से आती है जो इंडिया और पाकिस्तान से आती है, जिस वजह से वहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी जो है वो आज की डेट में एक डेमोग्राफिक शिफ्ट ले चुका है, सिर्फ भारत ही नहीं
बल्कि ऐसी कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हिंदी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बोली जाती है। तो अब हम चाहते हैं इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना, जिसको लेकर गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम्स चला रही है, जिसमें स्कूल्स के अंदर भी बोला है कि आप हिंदी मीडियम स्कूल्स को अपना ओपन कर सकते हो। ये सारी बात है, ठीक है, कोई ज़्यादा खास नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कशन यहाँ पर नहीं करूँगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पेज नंबर 2 कोई खास नहीं है, सारी लोकल, ये तो पूरा एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है हमारा। पेज नंबर 4 पर आता है राइजिंग डेंगू मलेरिया केसेस विल टेक अ टोल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। आज की डेट में जैसे आप जानते हैं अगस्त सितंबर का महीना बारिश का महीना होता है। इसमें जो डेंगू के मलेरिया मच्छर होता है वो बहुत ज़्यादा पैदा होता है, जिससे डेंगू मलेरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें आपको माइल्ड फीवर आता है, बॉडी में थोड़ी सी पेन रहती है। अब इसको लेकर ये बोला गया था कि क्यों ना इसको फीमेल मॉस्क्यूटो के साथ इस तरह से लिंक किया जाए कि जो उसकी जो वायरस है उसका प्रकोप थोड़ा कम हो जाए। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि जिस तरह से डेंगू के केसेस बढ़ते जा रही है, डॉक्टर के लिए और हेल्थ के लिए, ये दोनों के लिए एक बहुत ही पेंडेमिक सिचुएशन हो गई है। कहा जा रहा है कि कोविड इतना खतरनाक नहीं जितना मलेरिया है, क्योंकि मलेरिया को आप रोक तो सकते हैं बढ़ने से, बट इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए आपको अपने लेवल पे मलेरिया को बढ़ने से बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी यहाँ पर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, मैं कवर नहीं करूँगा। अगर हम बात करें एडिटोरियल, तो दोस्तों आज एडिटोरियल कुछ खास नहीं है। कटिंग द कैप्टन, ये किस बात को लेकर आया कि जिस तरह से वो इलेक्शन वगैरह हुए हैं, अभी इलेक्शन में सीएम को हटा दिया गया, पंजाब के नए सीएम को अपॉइंट किया गया, उसको लेकर ये पूरा है, जो कि खास नहीं है, इसलिए मैंने इसको कवर अप नहीं किया है। इसके बाद यहाँ पर है स्पाइक का मतलब है कि अचानक से बढ़ जाना। आपको मैं बताता हूँ कि अभी 17 सितंबर को इंडिया ने एक अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, दैट इज़ कि एक दिन के अंदर 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना। दोस्तों कहा जाता है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस जितनी ज़्यादा इंप्रूव होगी उतना ही हमारी इकोनॉमी का जो जीडीपी है या जो बिजनेस सेक्टर है उन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि किस तरीके से हम अपने यहाँ पर कैसी पॉलिसीज़ बनाएं कि इस रेट को हम और ज़्यादा बढ़ा सकें। जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोसेस होगी, इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, रैंप अप करता हुआ चलेगा। तो सडनली अब आपको बस ये याद रखना है कि 17 सितंबर को अभी तक एक हाईएस्ट रिकॉर्ड भारत ने मेंटेन किया है, जिसमें 2.5 करोड़ लोगों को क्या दिया है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर कवर किया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। एडिटोरियल सेक्शन ये था। एक और एडिटोरियल इसमें हाउ द 9/11 वॉर चेंज द वर्ल्ड। अच्छा, 9/11 का जो वॉर हुआ था, अगर आपको याद होगा, ये अमेरिका में जो ट्विन टावर थे ये वहाँ पर हुआ था, ठीक है। और इसके बाद अमेरिका ने अपनी जो आर्मी थी वो वहाँ पे अफगानिस्तान में भेजी थी ताकि पीस इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। और इसके बाद फिर दोबारा अमेरिका ने जो है वो क्या किया था, काबुल एयरपोर्ट के ऊपर बम धमाके किए, जिसमें कई सारे जो हमारे शहीद जवान हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। कई सारे जो सोल्जर्स हैं उनको यहाँ पर मारा गया। तो ये ऑलरेडी कई टाइम से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैं इस पर अब ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, ठीक है। समझ जाओ, ये मैं ट्विन टावर अटैक की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर ओसामा बिन लादेन थे, बाद में इनको मारा गया। अब यहाँ पर क्या बात चल रही है कि एम्पैथी थ्रू एजुकेशन। अब एम्पैथी थ्रू एजुकेशन क्या है कि आजकल क्या है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर अब बच्चे, जब से लॉकडाउन हुआ तब से बच्चों के अंदर जो कॉग्निटिव डोमेन है या जो कहते हैं ना कि माइंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनमें एक कटौती देखने के लिए मिल रही है। अब इस कटौती को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों के माइंड को ब्रेन वॉश करना पड़ेगा और उन्हें सही तरीके से इस तरह से काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि बच्चे पढ़ाई को लेकर उत्सुक हों और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये पूरा आर्टिकल इस पर बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है, सेंटर येट टू टेक कॉल ऑफ 68 नेम सेंड बाय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। अब मैंने आपको बताया था जो हमारे प्रोफेसर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना है, तो बेसिकली जो NV रमना है, इन्होंने क्या किया, अपनी जब से इन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियलशिप संभाली है, कह लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बने हैं, तब से इन्होंने भारत के जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर रिफॉर्म्स करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। इनके द्वारा कई सारे नामों की लिस्ट बनाई गई, जिसके तहत जितने भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या ट्रिब्यूनल्स हो, इनमें जितने भी जजेस की वैकेंसीज खाली पड़ी है उनको फिल करने की यहाँ पर बात बोली गई, जिसके थ्रू जल्दी से जल्दी डिसीजन लिए जाएंगे और उन डिसीजन से क्या हो पाएगा, हमारे यहाँ पर जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई है और मैं खुद भी कहता हूँ और हर क्लास में बोलता हूँ कि अभी तक जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने उनके अंदर बहुत जल्दी और कामों का निपटारा करने के लिए, सुधार लाने के लिए इनके द्वारा बहुत ही अच्छी पॉलिसी चलाई गई और जिनका नाम क्या है, CV रमना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम आगे चले यहाँ पर, तो मनीष सिसोदिया, ये सारी चीज़ें हो गई और ये सारी लोकल लेवल की न्यूज़ है दोस्तों, इसको हमें कवर करने की ज़रूरत खास नहीं है, ठीक है। और एंटी टैंक मिसाइल, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर है PM विल टेक अ कॉल ऑफ अफगान इन्वेस्टमेंट। देखो आप देख सकते हैं, ये अशरफ गानी है,
ये 2016 की फ़ोटो है, ठीक है। तो बेसिकली ये तब की फ़ोटो है जब दोनों के अंदर कुछ डील्स वगैरह हो रही थी, खासतौर पे जो इंटरनेशनल ट्रेड डील्स होती है उनकी बात की जा रही है। अब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एक सार्क बना हुआ है। सार्क के अंदर कई सारी कंट्रीज है, टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये म्यांमार, थाईलैंड, ये सारी कंट्री उसमें कवर होती हैं। तो अब क्या है कि सार्क ग्रुप के अंदर क्योंकि अफगानिस्तान भी शामिल है और अफगानिस्तान में तालिबानी का कैप्चर हो चुका है, तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा ये उठ कर आ रहा है, क्या इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशन वैसे ही रखेगी जैसे वो अफगानिस्तान के साथ रखती थी। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न हो चुका है कि क्या हमें उनके साथ ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो अभी अगर हम बात करें तो तालिबानी ग्रुप का जो ये कहना था कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देंगे, लेकिन जब करने की बात आई तो उन्होंने क्या किया, वुमेन को बोल दिया 18 साल से नीचे की कोई बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, और इवन जो महिलाएं वो पढ़ा नहीं सकती हैं, महिला को घर में ही रहना चाहिए, जॉब वॉब नहीं करनी चाहिए। तो जब जिस कंट्री की सोच ऐसी है उसके साथ हम व्यापारिक रिलेशन यानी ट्रेड रिलेशन कैसे अच्छे से बिल्डअप कर पाएंगे। तो इस बात को लेकर जो पीएम मोदी है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं और बहुत हाई लेवल की मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं, जिनमें डिस्कस किया जाए कि अफगानिस्तान यानी तालिबान के साथ अब हमें किस तरह से डील करना चाहिए। क्योंकि अब तो जो तख्ता पलट हो चुका है तो पूरी तरीके से इवन इंडिया ने कई सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफगानिस्तान में कर रखी है। अब ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल ट्रेड रिलेशन तोड़ दें, क्योंकि हमारी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर हो चुकी है। मैं आपको बताऊँ $3 बिलियन की हमने क्या की हुई है, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रखी है कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ऐसा नहीं होगा कि आप जब मन चाहोगे तो उस प्रोजेक्ट को छोड़ के चले आओ, क्योंकि इतना बल्कि अमाउंट इसके ऊपर लगा हुआ है, तो इतना ईजी नहीं है इसको छोड़कर चले आना। आपको तो लग रहा होगा जब तालिबानी का कैप्चर आ गया तो छोड़ दो, क्या जरूरत है, और कंट्री के साथ व्यापार कर लो। बात ये नहीं, बात ये कि हमने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इतनी कर रखी है कि जब तक वो इन्वेस्टमेंट का पैसा हमें नहीं मिल जाता तब तक हम किसी और कंट्री को वो जगह नहीं दे सकते हैं। अब पैसे तो वापस नहीं मिलेगा, अब यही है कि या तो उनसे ट्रेड करो या उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाओ। तो इन सब बातों को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके आगे चलें तो फ्रांस न्यू ऑफ ऑस्ट्रिया ग्रेव कंसर्न। अभी क्या बात बोली गई, बात ये बोली जा रही है कि जिस तरह से आप देख पा रहे हैं जो फ्रांस है, ठीक है, तो फ्रांस क्या कर रहा है कि फ्रांस ने अभी अपने एम्बेसडर जो यूएस के अंदर थे और यूके के अंदर थे, दोनों एम्बेसडर को बुला लिया, इवन ऑस्ट्रेलिया से भी बुला लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक नए ग्रुप के अंदर शामिल हो गया है जिसके अंदर ऑगस्ट, आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके ये 3 कंट्रियों ने मिलकर एक अलायंस अपनी बनाई है, जिसके तहत वो इंडो पैसिफिक रीजन पे जो चाइना का दबदबा है उसको टैकल करने के लिए बनाया गया। ऑलरेडी इसमें क्वाड ग्रुप था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ऑगस्ट ग्रुप को जो है वो ज्वाइन किया। अब इसके तहत क्या था कि फ्रांस के साथ इन्होंने डीलिंग की थी कि फ्रांस जो है इनको सबमरीन, जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो इनको दिलाएगा, लेकिन फ्रांस ने कहा था 2032 या 33 में वो आपको डिलीवर करेंगे। लेकिन जब से ऑस्ट्रेलिया ने अपना ग्रुप बनाया यूएसए और यूके के साथ, तो यूएसए और यूके ने बोला कि वो सबमरीन हम तुम्हें अभी दे देंगे, अभी के अभी इसी साल। तो ऐसे में उसने वो डील को कैंसिल कर दिया फ्रांस के साथ और नई डील यूएसए और यूके के साथ कर ली है। तो यहाँ पर बात ये उठ रही है कि जो फ्रांस है वो उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है कि हमारी डील को तोड़ दिएगा और उसने यूके से और यूएसए से वो माल ले लिया। तो यहाँ पर यही बात बोली कि हर एक इंसान को, हर एक कंट्री को अधिकार है, उसको जहाँ से मन करेगा वो अपनी डील वहाँ से करेगा। जब आप इतना लंबा पीरियड 10 साल का गैप ले रहे हो तो कोई भी बंदा आज की डेट में क्यों एग्रीमेंट करेगा अगले 10 साल के लिए, 10 साल बाद के लिए। तो जब उसे वो चीज़ अभी अवेलेबल हो रही है तो फ्रांस ने अपने जो एम्बेसडर्स हैं उनको वापस बुला लिया। अब यहाँ पर यूएसए ही कह रहे हैं कि अब इनसे दोबारा बातचीत करके कहा जाएगा कि इस प्रॉब्लम को निपटारो, नहीं तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि आप अपने एम्बेसी से एम्बेसडर को ले आओगे तो काम कैसे चलेगा, फिर तो काम रुक जाएगा हमारा इस वजह से। बाकी मैंने आपको ये न्यूज़ तो बताई थी कि तालिबानी जो ग्रुप है वो काबुल के अंदर क्या कर रही है, वुमेन वर्कर को कह रही है कि आप घर में ही रहो, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, हम जो भी है सारे को संभाल लेंगे। और याद रखना, मैंने आपको पहले बोला था तालिबानी लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को पूरी तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया गया है, दबा दिया गया है। ठीक है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसलिए ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। नॉर्थ कोरिया एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर प्लांट। अभी क्या है दोस्तों, क्या है कि नॉर्थ कोरिया के यहाँ से जो समुद्री इलाका है वहाँ से ना कई सारी न्यूक्लियर एक्टिविटी देखी जा रही है, कई सारा धुआं वहाँ से निकल रहा है, क्योंकि जो गर्म पानी होता है जब उसे समुद्र में छोड़ा जाता है तो वहाँ से रिएक्शंस होते हैं जिनसे बुलबुले निकलते हैं, इवन वहाँ से एवोपरेशंस निकलती हैं, जो हमने अपने गूगल सैटेलाइट पे देखा। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो है वो पूरा काम कर रहा है और न्यूक्लियर बम बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है। क्योंकि जनरली जो नॉर्थ कोरिया है ये क्या करता है, बम बनाता है और किसी से नहीं डरता, यूएसए से भी नहीं डरता, चाइना से भी नहीं डरता। ये सब बोलता है कि जो भी फालतू बोलेगा मैं उस कंट्री के ऊपर ये बम क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। और बल्कि ये भी नहीं बोलता ये बम छोड़ दूंगा, ये सीधा बोलता है कि ये जो हमारा जापान है ना, जापान शहर में छोड़ दूंगा। तो बेचारे जापान वाले और डर जाते हैं कि कहीं ऐसा हो कि हमारे शहर में छोड़ दे, क्योंकि वो थोड़ा सनकी टाइप का इंसान है। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है, बहुत बड़ा कंसर्न हो रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर वहाँ न्यूक्लियर बम बना लिया गया और उसकी टेस्टिंग सक्सेसफुली रही तो ऐसे में इनका जो दबदबा है ये और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए। दोस्तों मैं बता दूँ, नॉर्थ कोरिया इतना ज़्यादा
डेवलप्ड कंट्री नहीं है, देखा जाए वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है सारा पैसा आर्मी के ऊपर खर्च किया जाता है, एजुकेशन वगैरह पर पैसा कम खर्च किया जाता है। वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने पर पूरा फोकस करते हैं, जिसके से वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट आपको कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट हाँ, आर्मी आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगी, क्योंकि उस सारा पैसा ये आर्मी पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, इस वजह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और तो कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है, बाकी देखते हैं, क्योंकि आज हमारा बिजनेस सेक्शन तो इसके अंदर आया नहीं, बिजनेस सेक्शन याद है मंडे वाले में नहीं आता, क्योंकि मंडे को जो बिजनेस खुलता है वो ट्यूसडे को कवर होता है, इस वजह से। ठीक है, तो फिलहाल अब इसमें कुछ नहीं, स्पोर्ट्स लेवल की न्यूज़ है। तो आज के हिंदू न्यूज़पेपर में इतना रखते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, चीज़ों को लिंक कर पा रहे हो जो भी हमने अभी तक पढ़ी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।